नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15। इससे पहले आप और चैप्टरों को देख चुके होंगे और इन चैप्टरों को यदि आप ईमानदारी से सुन रहे हो सिर्फ और पेन हाथ में लेके बैठे हुए तो आप 100% पास होने वाले हो। निम्न में से कौन से केस में जीवन बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी करने से इनकार करने की संभावना है? देखिए, 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति नहीं, इसको तो बिल्कुल पॉलिसी मिलेगी। एक मोटा व्यक्ति, इसको पॉलिसी मिलेगी लेकिन हेल्थ एक्स्ट्रा लग सकता है। एक एड्स से पीड़ित व्यक्ति, देखिए। दूसरा, गृहिणी जिसकी कोई अपनी आय नहीं है, बिल्कुल गृहिणी को भी दे सकते हैं। लेकिन एड्स से पीड़ित व्यक्ति का मतलब ये है कि उसकी डेथ निश्चित है, तो उसकी डेथ होनी ही होनी है, तो इसको पॉलिसी नहीं देगी कोई भी कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस उसका नहीं होता जिसको पहले से कोई बीमारी हो। इंश्योरेंस उसका होता है जो इंश्योरेंस के लायक हो और इंश्योरेबल पर्सन हो, इंश्योरेंस हित में हो। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम पहले से है तो उसको इंश्योरेंस नहीं करेंगे। मोटे को दिया जा सकता है लेकिन उससे एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया जाएगा। निम्न में से कौन नैतिक जोखिम का एक उदाहरण है? मॉरल रिस्क किस में? देखिए, स्टंट करने के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है? नहीं। अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति, क्योंकि वह बीमा धारक है, ये मॉरल हजार्ड है। शराब पीना मॉरल हजार्ड में आता है, तो ये अपने आप में एक इसका आंसर है। ये फैक्चुअल आंसर है, इसलिए इसमें मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि रटना ही है। चिकित्सा बीमा लेखन में आनुवांशिकता इतिहास के महत्व को क्यों दिया जाता है? अमीर माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें इसमें से क्या है, कुछ बीमारियां माता पिता में, संतानों में भी हो सकती है। देखो, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जेनेटिक होती है, इसलिए कंपनी फैमिली हिस्ट्री पूछी है। उसकी जेनेटिक बीमारियों को देखने के लिए फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है कि यदि फैमिली में सभी की डेथ जल्दी हो रही है तो इसका मतलब उस फैमिली में कोई जेनेटिक बीमारी हो सकती है। तो उसके आधार पर अंडरराइटर डिसीजन लेता है कि बीमा लेखन, अंडरराइटर, चिकित्सा बीमा राइटर, अंडरराइटर ये डिसीजन लेता है कि इसको पॉलिसी दी जानी चाहिए या नहीं, या दी जाए तो क्या हेल्थ एक्स्ट्रा लगा जाना चाहिए या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आए हो तो आप IC 38 के लिए तो यहाँ सब्सक्राइब करोगे, और नए एजेंट बन जाते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो। करना क्या आपको, इंश्योरेंस कस्टमर केयर / जीवन आनंद या / जीवन उमंग, तो उस पॉलिसी का नाम आप लिखोगे, वह पॉलिसी आपको यहाँ पर सर्च में मिल जाएगी। और आप डिटेल में नीचे मैंने सभी चैप्टर और पॉलिसियों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनमें से कौन सा विकल्प बीमा कंपनी में बीमा लेखक की भूमिका को दर्शाता है? दावों पर कार्यवाही? नहीं, दावों पर कार्यवाही से उसका कोई मतलब। जोखिम की स्वीकार्यता संबंधी निर्णय? देखो, अंडरराइटर, बीमा लेखक क्या? अंडरराइटर। अंडरराइटर की भूमिका क्या है? पॉलिसी जब भी आपकी इश्यू होगी तब वो देखेगा कि इसके ऊपर रिस्क कितना है, इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इसका व्यवसाय किस तरह का है। तो यहाँ पर बीमा लेखक अंडरराइटर ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर क्लेम से कोई मतलब नहीं है, उत्पाद डिजाइन आर्किटेक्ट नहीं है, ग्राहक संपर्क प्रवर्तक ये भी नहीं है। इनमें से कौन सा बीमा लेखन निर्णय नहीं है, मतलब अंडरराइटर का निर्णय कौन सा नहीं है? देखो, मानक दरों पर जोखिम स्वीकृत, बिल्कुल इसी का काम है कि इसके जब अंडरराइटर देखता है फैमिली हिस्ट्री वगैरह तो ये सब देखता है कि ये सब इसके ऊपर रिस्क कितना है, क्या हेल्थ एक्स्ट्रा लगना चाहिए। जोखिम, यदि रिस्क को अस्वीकार करना, बिल्कुल डिसीजन ले सकता है, उसको स्थगन भी कर सकता है। लेकिन दावे का अस्वीकार करना अंडरराइटर का काम नहीं है, वो क्लेम डिपार्टमेंट है। और क्लेम का आने के बाद उसको स्वीकार करना नहीं करना, उसके ऊपर जांच होना, ये नहीं है। ये सिर्फ अंडरराइटर शुरू में पॉलिसी ये देखेगा। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, पहला अंडरराइटर LIC एजेंट होता है। सबसे पहला LIC एजेंट ही या इंश्योरेंस एजेंट ही ये देखता है कि इसको पॉलिसी दी जानी चाहिए या नहीं, किस तरह का इसकी हेल्थ कंडीशन है। यहाँ पर ये 16 चैप्टर पहले है, उसके बाद में 4-5 चैप्टर है हेल्थ से रिलेटेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इनसे आपके 8 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही हेल्थ से रिलेटेड, तो इसको बिल्कुल भी
नहीं चूके। इन वीडियोज़ को ज़रूर आप देखें यदि सबको नहीं देख पा रहे हो तो, और इनके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक मैं यहाँ पे साथ में आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में दे दूँगा। और आप चैप्टर वाइज सबको करते हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। यदि आप हिंदी मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम की भी आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी। निम्न में से कौन एक मानक आयु प्रमाण पत्र नहीं है? स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं है। तो पासपोर्ट स्टैंडर्ड है, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र वो भी आपका स्टैंडर्ड है, जन्म प्रमाण पत्र भी स्टैंडर्ड है, जन्म कुंडली ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन क्वेश्चनों में मैं बोल दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, उसको तो आपको बिल्कुल घोंट लेना है। कैसे? स्टैंडर्ड एज प्रूफ के बारे में एक बार दिखा देता हूँ आपको। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड में यदि पूरी डेट ऑफ बर्थ है तो, स्कूल सर्टिफिकेट, ये सब स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड की भी एक लिस्ट बना लेते, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते। आपका राशन कार्ड हुआ, वोटर कार्ड हुआ, ठीक है ना, ये सब आपके नॉन स्टैंडर्ड में आते। तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड में अंतर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी स्थिति व्यक्ति कोई बीमा करने के योग्य स्थिति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी? तो दैनिक व्यायाम, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, करना चाहिए। प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन, यदि वो अल्कोहल या इस तरह के कोई स्टेरॉयड या मेडिसिन या कुछ इस तरह का ले रहा है तो ये उसके लिए नेगेटिव है। बीमा उसका करना है या नहीं करना, यहाँ पर अंडरराइटर डिसीजन लेगा। आलसी स्वभाव, इससे कोई मतलब नहीं है। टालम टोल स्वभाव से यहाँ पर पॉलिसी के इंश्योरेंस से कोई डिसीजन प्रभावित नहीं होगा। लेकिन उसमें इस तरह का कुछ सेवन कर रहा है, तंबाकू, बीड़ी, अल्कोहल, तो बिल्कुल यहाँ पर इसको नकारात्मक रूप से माना जाएगा। बीमा लेखन की कौन सी विधि के तहत बीमा लेखक सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए धनात्मक दर निर्धारित अंक आवंटित करता है? किसी भी सकारात्मक या अनुकूल कारक के लिए नकारात्मक अंक, संख्यात्मक दर निर्धारण। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और यों के त्यों पूछा जाता है, रट लो। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत मानक जीवन में ऐसे जीवन शामिल है जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका में दिया गए मानक जीवनों से मेल खाती है। मानक जीवन फैक्चुअल है, रटना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अमृता गर्भवती है, उसने एक मियादी बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बीमा लेखक द्वारा अमृता को बीमा उपलब्ध कराने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा? सबसे अधिक संभावित विकल्प चुनें। तो क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात है कि अमृता प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट का मतलब हुआ कि उसके ऊपर रिस्क है, उसके डिलीवरी पर एक रिस्क है जो कि आम आदमी पॉलिसी लेगा उससे ज़्यादा रिस्क है इसके ऊपर। तो नो डाउट यहाँ पर पॉलिसी तो दी जाएगी, लेकिन एक क्लॉज लगा दिया जाएगा। एक क्लॉज के साथ में डिक्लेरेशन होगी कि ये गर्भवती है और मियादी बीमा पॉलिसी लेना चाह रही है, उसके आधार पर ये पॉलिसी इसको दी जाएगी। हाँ, दूसरा देखो ऑप्शन देगा सामान्य दरों पर तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। क्यों? ये तो एक्स्ट्रा रिस्क लेके बैठी हुई है। अतिरिक्त प्रीमियम के साथ भी स्वीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्क सिर्फ 1 या 2 साल रहेगा, उसके बाद तो नॉर्मल हो गया। तो अतिरिक्त प्रीमियम लगातार चलते रहे, ये भी संभव नहीं। प्रस्ताव को अस्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंश्योरेबल है, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ समय का रिस्क है, तो उसके ऊपर एक क्लॉज लगा दिया जाएगा, उसके बाद में आप पॉलिसी का इंश्योरेंस उसका कर सकते हो। निम्नलिखित में से वह कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है? मतलब उसका मेडिकल होना ही होना है। सविता उम्र 26 वर्ष है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आईटी में काम करती है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं तीनों बातें बताऊंगा। कोई व्यक्ति कम उम्र का है और जॉब करता है, उसको हम ये मानते हैं कि वो अवेयर भी है और उसको इंश्योरेंस के बारे में पता है और अपने स्वास्थ्य के बारे में पता है, स्वास्थ्य का और अपनी केयर करेगा।
तो यहाँ पर उसकी इंश्योरेंस की संभावना, इंश्योरेंस उसको देने की संभावना बढ़ जाएगी और मेडिकल फॉर्मेलिटीज भी उसकी कम हो जाएगी। लेकिन यदि उसकी एज ज़्यादा है, 50 साल है और कोयले की खान में कार्यरत है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि इसका मेडिकल चेकअप किया जाए कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है और उम्र भी ज़्यादा है। तो इस हालत में गैर चिकित्सीय बीमा लेखन उसको नहीं, मतलब उसको बिना मेडिकल के पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। क्लियर। दूसरा पढ़ लेते। सतीश, उम्र 28 है, इनकम भी अच्छी है, तो बिल्कुल इसको इंश्योरेंस आसानी से दिया जा सकता है। परवीन, उम्र 30 वर्ष है, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है, कोई भी इसके ऊपर बड़ा रिस्क नहीं है, तो इसको भी पॉलिसी बिना मेडिकल की दी जा सकती है। लेकिन ये अपने आप में अलग से दिखाई दे रहा है। ये बात आपके समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। सीना पुराने मधुमेह रोग से पीड़ित है, उसने एक बीमा योजना के लिए आवेदन किया। इस मामले में बीमा लेखक द्वारा बीमा लेखन के लिए निर्णय विधि का उपयोग किए जाने की अवधि अधिक संभावना है। उपयुक्त विकल्प चुनें। निर्णय विधि, ये आपको फैक्चुअल है, इसको बिल्कुल आपको रट लेना है। संतोष ने, देखो सीना ने मधुमेह रोग से पीड़ित थी, इसलिए यदि समझाने की बात है तो मधुमेह रोग से पीड़ित थी, आवेदन किया बीमा के लिए। पर इस मामले में जो अंडरराइटर है वो देखेगा, निर्णय लेगा कि उसे किस तरह से और कितना इंश्योरेंस दिया जाए। संतोष ने मियादी बीमा पॉलिसी मतलब टर्म प्लान के लिए आवेदन किया। उसकी अनुमानित मृत्यु दर मानव जीवनों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए उससे कम प्रीमियम लिया जा सकता है। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत संतोष को वरीयता प्राप्त जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। क्लियर। इसमें वरीयता प्राप्त, जब उसका जोखिम कम है तो उसी अकॉर्डिंग उसको वरीयता प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं क्वेश्चन को फिर निर्णय विधि, क्योंकि ये मधुमेह रोग से पीड़ित है पहले से, इसलिए डिसीजन लिया जाएगा कि इसको पॉलिसी दे या ना दे और कितने की दे।